कहानी की शुरुआत 26 जनवरी से ही करते हैं, लेकिन 1950 से नहीं बल्कि 20 साल पहले 1930 से। इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था, यानी अंग्रेजी हुकूमत से पूरी आजादी। हाँ, और यही वजह है कि हमारे गणतंत्र के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। वो एक प्रतीकात्मक दिन था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, कह सकते हैं। इससे पहले तक तो कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन। अच्छा। लेकिन दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और ये ऐलान किया कि अब हमें आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी आजादी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? इसके मूल संस्करण को हाथ से लिखा गया था और आज भी इसे संसद की लाइब्रेरी में एक खास हीलियम से भरे केस में रखा गया है। जी, ताकि वो दस्तावेज हमेशा के लिए महफूज रहे। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ इस दस्तावेज के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि इसकी आत्मा को, इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हम जानेंगे कि भारत का संविधान बना कैसे, और इससे भी जरूरी, इसके पीछे संवैधानिक नैतिकता का वो कौन सा गहरा विचार था जो इसे बनाने वालों के जहन में था। बिल्कुल। इस पड़ताल के लिए हमारे पास संविधान सभा की बहसों के कुछ अंश हैं, राजनीतिक दार्शनिक प्रताप भानु मेहता के लेख हैं और कुछ दूसरे ऐतिहासिक दस्तावेज भी जी है जो देश को चलाने के तरीके को दिशा देता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत 26 जनवरी से ही करते हैं, लेकिन 1950 से नहीं बल्कि 20 साल पहले 1930 से। इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था, यानी अंग्रेजी हुकूमत से पूरी आजादी। हाँ, और यही वजह है कि हमारे गणतंत्र के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। वो एक प्रतीकात्मक दिन था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, कह सकते हैं। इससे पहले तक तो कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन। अच्छा। लेकिन दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और ये ऐलान किया कि अब हमें आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी आजादी चाहिए। तो कह सकते हैं कि यहीं से एक स्वतंत्र भारत के लिए अपना संविधान बनाने की नींव पड़ी। ये सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था। तो फिर इस विशाल काम के लिए एक संविधान सभा बनाई गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पर अक्सर सवाल उठता है। इसके सदस्यों को सीधे तौर पर तो जनता ने चुना नहीं था। हाँ, उन्हें 1946 में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों ने चुना था। तो क्या इस पर सवाल नहीं उठते कि ये सभा कितनी लोकतांत्रिक थी? क्या इससे इसकी वैधता पर कोई असर पड़ा? ये सवाल उस वक्त भी उठा था और आज भी उठता है। लेकिन देखिए, इसके पीछे एक व्यवहारिक वजह थी। उस समय वयस्क मताधिकार के आधार पर देशव्यापी चुनाव कराना लगभग असंभव था। लेकिन इसके बावजूद अगर सभा की बनावट को देखें तो इतिहासकार ग्रैनवेल ऑस्टन ने इसे लघु भारत कहा है, इंडिया इन माइक्रोकॉज्म। अच्छा, मतलब पूरे देश का एक छोटा रूप। बिल्कुल। बंटवारे के बाद इसमें 299 सदस्य थे और भले ही कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, 208 सीटें थी उनकी। हाँ, 208 सीटें, पर यह सिर्फ एक पार्टी का जमावड़ा नहीं था। मतलब इसमें हर तरह की सोच के लोग थे। हर तरह के, मार्क्सवादी, गांधीवादी, उदारवादी, रूढ़िवादी, उद्योगपति, मजदूर नेता, सब शामिल थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता थे जो बाद में जनसंघ के संस्थापक बने, तो वहीं सोमनाथ लाहिड़ी जैसे कम्युनिस्ट नेता भी थे। ये एक तरह से पूरे देश की वैचारिक विविधता का प्रतिबिंब था। तो कोशिश ये की कि भले ही चुनाव सीधे न हुए हों, लेकिन हर आवाज को जगह मिले। जी बिल्कुल। और इन आवाजों में महिलाओं की आवाज भी शामिल थी। 15 महिला सदस्य भी थी, जैसे सरोजनी नायडू और हंसा मेहता। और एक नाम जो खास तौर पर याद रखना चाहिए वो है दक्षयानी वेलायुधन, जो सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं। जी, और उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर्फ दलितों के अधिकारों की ही बात नहीं की, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि संविधान ऐसा हो जो हर तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म कर दे। और हंसा मेहता के बारे में कहा जाता है, हाँ, हंसा मेहता ने यह सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाई कि संविधान की भाषा जेंडर न्यूट्रल हो, मतलब लैंगिक रूप से तटस्थ। अच्छा। जी, उन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र में यह बदलाव करवाया था कि ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल को बदलकर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल किया जाए। और यही सोच वो संविधान सभा में लेकर आई। वाह। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि कितनी गहराई से हर शब्द पर सोचा गया था। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा कि सब जानते हैं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है, जिसमें हर दिन बहस होती थी, असहमति होती थी और फिर सहमति की कोशिश होती थी। और इस प्रक्रिया के केंद्र में थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। जी, हालांकि अंबेडकर ने अपनी महानता में इसका श्रेय हमेशा दूसरों को भी दिया। जैसे कि उन्होंने संवैधानिक सलाहकार BN राव को श्रेय दिया, जो एक ब्रिलियंट जूरिस्ट थे। बर्मा का संविधान बनाने में भी उन्होंने मदद की थी। पहला मसौदा असल में उन्होंने ही तैयार किया था। फिर मुख्य ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी।
उनकी कानूनी भाषा पर ऐसी पकड़ थी कि वो जटिल से जटिल विचारों को भी साफ सुथरे कानूनी शब्दों में ढाल सकते थे। और ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि कुल 7,635 संशोधनों के प्रस्ताव आए। 7,000 से ज्यादा? हाँ, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से बहस हुई। सोचिए जरा, लगभग 2,500 मुद्दों पर खुली बहस हुई और उन्हें निपटाया गया। टी कृष्णमाचारी, जो खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि कमेटी के 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, कुछ लोग बाहर थे या दूसरे कामों में व्यस्त थे। तो असल में इसका पूरा भार डॉक्टर अंबेडकर पर ही आ गया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि संविधान बनाना सिर्फ कानून लिखना नहीं था, बल्कि हजारों अलग अलग विचारों और असहमतियों के बीच एक सहमति की नाव को तूफान से निकालकर किनारे तक लाना था। सही बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। ये सब तो प्रक्रिया की बात हुई कि संविधान कैसे बना, कितनी मेहनत लगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की सोच क्या थी? वो कौन सा गोंद था जो इन सब अलग अलग विचारों को जोड़ रहा था? मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का संवैधानिक नैतिकता वाला विचार यहीं पर सबसे अहम हो जाता है। बिल्कुल। 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा पेश करते हुए अंबेडकर ने ये विचार सामने रखा। और ये विचार उन्होंने लिया कहाँ से था? देखिए, ये विचार उन्होंने एक क्लासिकल इतिहासकार थे जॉर्ज ग्रोट से लिया था। ग्रोट प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र का अध्ययन कर रहे थे। अच्छा। और ग्रोट के अनुसार संवैधानिक नैतिकता का मतलब है संविधान के तौर तरीकों के लिए गहरा सम्मान। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। संविधान के तौर तरीकों का सम्मान, इसका असल में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, भले ही नतीजा आपके पक्ष में ना आए। आप मानते हैं कि हार जीत से ज्यादा जरूरी खेल के नियम हैं और सभी खिलाड़ी उन नियमों का पालन करेंगे। मतलब खुली बहस की आदत डालना, सत्ता में बैठे लोगों के कामों की बिना डरे आलोचना करना, और सबसे जरूरी बात ये मानना कि आपका विरोधी भी इन नियमों को उतना ही पवित्र मानता है जितना आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि देशभक्ति सिर्फ झंडा फहराना या राष्ट्रगान गाना नहीं है। नहीं, बल्कि चुनाव हारने पर भी नतीजों को शांति से स्वीकार करना या अपनी बात रखने के लिए हिंसा की लगा बहस का रास्ता चुनना, ये असली संवैधानिक देशभक्ति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रक्रिया के प्रति एक बिना शर्त वाली निष्ठा है। आपकी वफादारी इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि फैसले हमेशा आपकी मर्जी के हों। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। संविधान पेश करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा कि उन्हें चिंता है कि संवैधानिक नैतिकता भारत में कोई प्राकृतिक भावना नहीं है। जी। उन्होंने कहा, भारत में लोकतंत्र केवल जमीन के ऊपर की परत है, जो मूल रूप से अलोकतांत्रिक है। ये तो एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी थी। जी, वो बहुत यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि सदियों के जातिवाद, ऊंच नीच और भक्ति परंपरा वाले समाज में सिर्फ एक किताब लिख देने से समाज लोकतांत्रिक नहीं हो जाएगा। वो जानते थे कि यहाँ लोग नियमों से ज्यादा व्यक्तियों को पूछते हैं। इसीलिए उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के कुछ प्रमुख तत्वों पर बहुत जोर दिया, एक तरह से हमें सिखाने की कोशिश की। तो वो कौन से मूल तत्व थे जिन पर यह नैतिकता टिकी है? सबसे पहला और सबसे जरूरी था विविधता और अहिंसा का सम्मान। अंबेडकर के लिए संवैधानिक प्रक्रिया ही मतभेदों को सुलझाने का एकमात्र अहिंसक जरिया है। उनका मानना था कि अगर संवैधानिक रास्ते बंद हो जाएं, अगर लोगों को लगे कि सिस्टम से न्याय नहीं मिलेगा, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, हिंसा होगी। बिल्कुल। तो लोग सड़कों पर हिंसा से ही अपने मतभेद सुलझाएंगे। यानी संविधान एक तरह का सेफ्टी वाल्व है जो समाज के प्रेशर को बाहर निकालने का एक शांतिपूर्ण रास्ता देता है। बिल्कुल। और दूसरा उसूल जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, वो था व्यक्ति पूजा का विरोध। हीरो पूजा। हाँ, हीरो पूजा। वो इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि कोई भी एक व्यक्ति या एक संस्था, चाहे वो संसद हो, सरकार हो या कोई नेता, ये दावा नहीं कर सकता कि वही जनता की इच्छा का एकमात्र प्रतिनिधि है। यहाँ तक कि संसद भी नहीं। ये दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है कि संसद ही जनता की आवाज है। अंबेडकर का नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनके लिए संसद का काम सिर्फ जनता का प्रतिनिधित्व करना नहीं था, बल्कि सरकार से हर रोज हर पल सवाल पूछना था। अच्छा। इसीलिए उन्होंने अध्यक्षीय प्रणाली की जगह संसदीय प्रणाली को चुना, ताकि अविश्वास प्रस्ताव, बहसों और सवालों के जरिए सरकार का दैनिक मूल्यांकन हो सके। तो चुनाव एक तरह से समय समय पर होने वाला मूल्यांकन है। हाँ, और संसद रोजाना होने वाला मूल्यांकन है, जो सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। और इसी से तीसरा तत्व भी जुड़ा होगा, आलोचना पर जोर। जी, अंबेडकर और ग्रोट दोनों के लिए लोकतंत्र का सार सिर्फ बहुमत का शासन नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह बनाना है जहां सरकार के दावों पर सवाल उठाए जा सके, उनकी निंदा की जा सके और बिना किसी डर के उनकी आलोचना की जा सके। और ये सब शांतिपूर्ण और सभ्य तरीकों से हो। संवैधानिक नैतिकता कहती है कि आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के असहमत होने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। ये सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने वालों की सोच ही अलग थी। वो सिर्फ नियम नहीं बना रहे थे, बल्कि एक राजनीतिक संस्कृति की, एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट की नींव रख रही थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ अंबेडकर की सोच नहीं थी, उस पीढ़ी के कई नेताओं में ये भावना दिखती है। राजनीतिक दार्शनिक प्रताप भानु मेहता इस पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि उस पीढ़ी के नेताओं में 3 खास बातें थी जो आज दुर्लभ लगती हैं।
पहली क्या थी? पहली थी गहरे मतभेदों के साथ काम करने की क्षमता। जैसे नेहरू और पटेल। बिल्कुल, नेहरू और पटेल में कई मुद्दों पर जमीन आसमान का फर्क था। आर्थिक नीति से लेके चीन के प्रति नजरिए तक उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत मतभेदों को देश पर हावी नहीं होने दिया। जैसा कि एक टिप्पणीकार ने कहा, उनके आपसी सम्मान और पटेल की दृढ़ शालीनता ने भारत को शुरुआती नाजुक सालों में टूटने से बचाया। वो जानते थे कि देश उनसे बड़ा है। हाँ, देश उनकी विचारधारा से, उनके अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो आज की राजनीति में कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां वैचारिक मतभेद को व्यक्तिगत दुश्मनी मान लिया जाता है। सही बात है। और दूसरी खास बात, बौद्धिक गहराई। उनकी बहसें बौद्धिक स्तर पर होती थी। वो एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालते थे, बल्कि तथ्यों और तर्कों से अपनी बात रखते थे और एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान करते थे। जी, इसी वजह से वे एक दूसरे से सीख पाते थे और बेहतर फैसले ले पाते थे। उनकी चिट्ठियां पढ़ें तो पता चलता है कि वो सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि विचारक भी थे। और तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो थी रचनात्मक आत्मसंदेह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें ये गुमान नहीं था कि उनके सारे फैसले सही ही होंगे। वे जानते थे कि वे अनिश्चितता के माहौल में एक नए देश का भविष्य गढ़ रहे हैं और इसमें गलतियां हो सकती हैं। नेहरू ने एक बार पटेल को लिखी चिट्ठी में कहा था कि कभी-कभी मैं खुद पर से विश्वास खो रहा हूं। उनमें अपनी गलतियां और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का साहस था। बिल्कुल। ये बात सोचने वाली है। आज के दौर में तो अपनी गलती मानना या अनिश्चितता जताना राजनीतिक कमजोरी की निशानी समझी जाती है। शायद वो पीढ़ी समझती थी कि अनिश्चितता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बौद्धिक ईमानदारी है, और यही आत्मसंदेह उन्हें ज्यादा सावधान, ज्यादा समावेशी और दूसरों के विचारों को सुनने के लिए खुला बनाता था। वो जानते थे कि वो इतिहास बना रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हाँ, ये अहंकार नहीं बल्कि गहरी विनम्रता का भाव था। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, संविधान सभा की विविधता, अंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता की चेतावनी और उस पीढ़ी के नेताओं का आपसी व्यवहार, तो एक ही बात निकल कर आती है। क्या? हमारे संविधान ने हमें एक ऐसी जमीन दी जहां इस बात पर सहमति बनी कि असहमति को कैसे संभाला जाए। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे है। संविधान ने हमें लड़ने का एक सभ्य तरीका दिया। ये तय हुआ कि मतभेद सड़कों पे हिंसा से नहीं बल्कि संसद में बहस, अदालतों में तर्कों से और अखबारों में लेखों से सुलझाए जाएंगे। तो संविधान ने संघर्ष को खत्म नहीं किया, नहीं, बल्कि संघर्ष को संस्थागत रूप दिया, उसे एक चैनल दिया। लेकिन यहीं पर लेखक और सांसद शशि थरूर एक जरूरी सवाल उठाते हैं जो आज हम सबके लिए हैं। वो पूछते हैं कि क्या आज भारत का वही विचार सुरक्षित है जिसकी नींव इन लोगों ने रखी थी? क्या आज भी हम एक ऐसे बहुलतावादी लोकतंत्र हैं जहां अलग-अलग यहां तक कि विरोधी विचारों के लोग भी एक साथ सम्मान से रह सकें? या फिर असहमति को संभालने के वो नियम, वो संवैधानिक नैतिकता जिसकी बात अंबेडकर ने इतनी चिंता के साथ की थी, आज कमजोर पड़ रही है? क्या हम प्रक्रिया से ज्यादा नतीजों पर जोर दे रहे हैं? क्या हम आलोचना और असहमति को देशद्रोह मानने की भूल कर रहे हैं? और क्या हम व्यक्ति पूजा के उसी जाल में फंस रहे हैं जिसके खिलाफ अंबेडकर ने हमें आगाह किया था? इन्हीं सवालों के जवाब में हमारे आने वाले भारत का भविष्य छिपा है।